नमस्कार मित्रों, मैं लालन दिनकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो आज से आपकी क्लास चालू हो गई है और पर डे आपको विधिवत रूप से पढ़ाया जाएगा। तो आज हम हिंदी की क्लास यानी वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आप वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं ये सभी को पता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। इसमें कितने स्वर यानी स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या यानी स्वर वर्णों की संख्या होती है 13 है, यानी होती तो 11 है पर 2 अक्षर वर्ण और बढ़ जाते हैं। जैसे देखें आप, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर व एक अनुस्वार व एक विसर्ग अर्थात कुल मिला के कितने हुए? 11 प्लस 2 बराबर कितने हो गए? 13। तो 13 आपके क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 13। अब 11 और 2 इसलिए लगे क्योंकि 2 एक अनुस्वार है, एक विसर्ग है। अंग को हम क्या कहते हैं? अंग को हम कहते हैं अनुस्वार और आहा को कहते हैं विसर्ग। ठीक है, विसर्ग, और इसको क्या कहेंगे? अनुस्वार। अब इतना तो सभी जानते हैं, लेकिन आगे समझें आप। जैसे स्वरों की संख्या तो 13 हो गई, 11 मुख्य होते हैं, 2 उसमें अनुस्वार और विसर्ग जोड़ करके 13 मान लिए जाते हैं। अब बात आती है कि कोई किताब जो है 11 बताती है, कोई किताब 13 बताती है। तो यदि आपके विकल्प में 13 और 11 दोनों आए तो आप 13 पर टिक करेंगे, ना कि 11 पर। और यदि आयोग ने माना कि मान के चलो 11 सही है तो आप 11 पर टिक करेंगे, तो 13 विकल्प में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो बात यह है कि अब स्वरों के प्रकार देखेंगे। आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे देखें आप, स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लघु स्वर, और नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुत स्वर। अब देखें आप, लघु स्वर की संख्या जो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। और दीर्घ स्वर की 7 होती है। जबकि प्लुत स्वर लेखन के माध्यम से नहीं होते, जबकि उच्चारण के माध्यम से इनके प्रकार होते हैं। उच्चारण के माध्यम से कैसे? जैसे मान के चलो, वो हम अभी थोड़े टाइम में बताएंगे। प्लुत स्वर का मतलब इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। कितनी मात्राओं का? जैसे मान के चलो इसमें 1 मात्रा का, इसमें 2 मात्राओं का, और इसमें 3 मात्राओं का। कितनी मात्राओं का? 3 मात्राओं का समय लगता है। समझ गए ना? अब वो देखेंगे आप कैसे लगता है। जैसे लघु स्वर, तो लघु स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? लघु वर्ण देखें आप, लघु वर्ण में कौन कौन से आते हैं आपके? जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा ऋ। ये आपके 4 वर्ण लघु वर्ण हैं। कैसे हैं? लघु वर्ण हैं आपके ये 4। अब देखो आप कि जो है इनके अलावा जो दीर्घ वर्ण हैं, दीर्घ वर्ण में देखें आप, दीर्घ वर्ण जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ऐ,
ओ तथा आओ। ठीक, अब इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। वहाँ बताया मैंने 7। तो देखें आप 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई संख्या। अब प्लस स्वर अभी बता रहे हैं हम। पहले आप ये समझें कि लघु स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर जो हैं वो कैसे दीर्घ माने गए हैं। तो देखें आप दीर्घ स्वर में जैसे हाँ, और जो दीर्घ स्वर हैं इनको क्या कहते हैं? इनमें संधि स्वर भी होते हैं और संयुक्त स्वर भी होते हैं। तो संधि और संयुक्त एक ही बात है। और देखें आप, यदि जाति एक ही जाति के हों तो वह दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और जो अन्य जाति से मिलकर के बनते हैं और होंगे संयुक्त, उन्हें हम दीर्घ स्वर तो कहेंगे पर संयुक्त स्वर कहेंगे। जैसे देखें आप, माना कि छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या बना? बड़ा आ। एक ही जाति के हैं। यदि हम छोटा छोटा एक ही जाति के हैं तो बड़ा आ बना। यदि हम यहाँ लिखें कि छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई बनी, एक ही जाति के हैं। और इधर लिखें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बना, एक ही जाति के हैं लेकिन हैं दीर्घ। सभी क्या बन गए जी? दीर्घ बन गए। अब बात आती है आगे कि जो है ए कैसे बनेगा ये ए। तो देखें आप, ये असमान जाति की होंगी। जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर क्या बनता है? ए बनता है। बनता है नहीं बनता? और छोटा आ प्लस ए बराबर आई बनता है। बनता है। और छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ बनता है। ठीक, और छोटा आ प्लस ओ क्या? ओ, तो बराबर आओ बनता है। अब देखें आप कि जो है ये चार जो हैं ये क्या हैं? चार संधि स्वर या संयुक्त स्वर हैं। और इनको आप देखें, छोटा और छोटी यानी पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग, अर्थात छोटा आ पुल्लिंग में आ रहा, स्त्रीलिंग में छोटी ई आ रही है। यानी दोनों के मिलने से एक नए वर्ण का निर्माण हो रहा है। ये ऐसे नहीं बन गया। इससे तो देखें आप, छोटा छोटा एक ही जाति के हैं, समान जाति के हैं, तब बड़ा आ बना। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा इसमें कि छोटी छोटी और ए बन गई हो या छोटा छोटा हो ए बन गया हो, ऐसा तो है नहीं। यानी जी असमान जाति के हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सजातीय। इन्हें क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। ये क्या कहलाते हैं? सजातीय स्वर। दीर्घ स्वर तो है ही, लेकिन ये क्या कौन से स्वर हैं? सजातीय, माने एक ही जाति के। इन्हें कहते हैं हम विजातीय स्वर। विजातीय माने जो दूसरी जाति से मिलकर के बने हो। अब बात आती है कि इनको ये संयुक्त रूप से हैं तो इन्हें संयुक्त स्वर बोला गया। अच्छा, और इसके बाद इनको हम संधि स्वर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? संधि स्वर भी हम इनको बोलेंगे। तो ए ऐ ओ औ ये कौन से स्वर हैं? संधि स्वर या संयुक्त स्वर हैं। अब बात आती है कि दीर्घ स्वरों की संख्या। तो ये सजातीय स्वर प्लस विजातीय स्वर यानी दोनों के मिलने से क्या बनता है? दीर्घ स्वरों की संख्या बन जाती है। जैसे इसमें 3 है, 1 2 3, और इसमें 4 हैं, 1 2 3 4। तो ये तीनों दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? दीर्घ स्वर बन जाते हैं, जो कि अपने जो है ये हैं। तो कितने हैं? हमने यहाँ बताया था कि 7 हैं। तो 3 और 4 7 हो गए हैं। 7 आपके दीर्घ स्वर हो गए। इसके बाद आता है आपका कि वो एक अनुस्वार है। जैसे अंग को क्या कहते हैं हम? अंग को अनुस्वार बताया था यहाँ पे, हमने यहाँ पे बताया था अभी। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार। और आहा को क्या कहते हैं? आहा को कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। अब देखो आप, अनुस्वार विसर्ग यह किस में इनको रखा गया है? इनको रखा गया है अयोगवाह में। अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह का मतलब अयोगवाह यानी बिना योग के।
अर्थात इनका योग किसी भी ना तो व्यंजन में होता और ना ही स्वर में होता है, इसीलिए इनको कहा गया है अयोग वाह, यानी बिना योग के इनका योग नहीं होता। अगर इनका योग नहीं हो रहा है, ना स्वर में हो रहा है ना व्यंजन में हो रहा है, तो स्वर 11 बचे। और यदि इनका योग करके आप जोड़ेंगे तो ये किस में आते हैं, स्वरों में गिने जाते हैं। वो कैसे गिने जाते हैं, देखें आप, माना कि स्वर तो जैसे 11 वर्ण हुए, जो 2 निकाल लिए, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, तो अंग का भी निर्माण होता है। तो अंग कैसे बनता है, तो देखें आप अंग का निर्माण कैसे होता है। माना कि अंग बनाना है हमें, तो कैसे इसका निर्माण होगा अंग का, तो अंग का निर्माण होगा अ प्लस ऊंगा और उस पर हलंत। ठीक, हलंत आ गया इस पर, और आज ये है, अब देखो आप ये देखेंगे आप कि जो है ये स्वर वर्ण है और ये व्यंजन वर्ण है, दोनों मिले तो व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण तब बनता है पूरा जब उसमें स्वर छिपा हो, इसमें स्वर छिपा नहीं है। अब इसमें स्वर छिपा नहीं है तो अंगा का निर्माण हुआ, यानी जो अंगा है ये उंगा को अंगा बोलते हैं, अंगा को उंगा बोलते हैं। अच्छा एक और है, अब जो है ये डा डमरू का हुआ डा, और ये भी डा और ये भी डा, 3 रूप हैं इसके, वो हम अभी थोड़े टाइम में बताएंगे। यदि यहाँ बिंदी रख दी तो इसका क्या मतलब है, यहाँ बिंदी रख दी तो इसका क्या मतलब है, और जिस पे बिंदी नहीं रखी तो इसका क्या मतलब है, और यदि जी इस पे हलंत लगा दिया तो इसका क्या मतलब है। ये सभी के अलग अलग प्रकार हैं। अब बात आती है इससे क्या हुआ, अंग का निर्माण हुआ, अंग बना। ठीक, अब दूसरी बात देखें आप, एक आता है विसर्ग। तो विसर्ग में देखें आप, विसर्ग का कैसे ये बनेगा। विसर्ग में जैसे हमने बनाया अ प्लस हा और हा पे हलंत, तो क्या बन गया ये आहा, क्या बन गया आहा, ये बना था अंग, ये बन गया आहा। अब जब आहा बना तो आप देखो कि ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। ठीक, तो इसलिए इनको क्या किस श्रेणी में रखा गया है, अयोग बाह की श्रेणी में रखा गया है। अब बात आती है कि आपने पढ़ा होगा हिंदी वर्णमाला में कि या और वा अर्धस्वर हैं। तो अर्धस्वर कैसे हैं, वो जब हम व्यंजन पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है कैसे होते हैं। फिर इसके बाद द्विगुण कैसे होते हैं, जी हमने जो डा बताया इसका भी पता चलेगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि स्वर के प्रकार नंबर 1 लघु स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। अब देखें आप, जैसे ये लिखा, माना कि ये लिखा लघु स्वर में, उदाहरण के रूप में समझ लें आप, पा की एक मात्रा, छोटा छपा ना, छोटा हलंत नहीं है तो इसका मतलब छोटा छपा, और दूसरा पा तो पप हो गया, क्या हो गया पप। ये यानी एक मात्रा इसकी हो गई और एक मात्रा इसकी हो गई। अब इसे हम जो है पा बड़ा कर दिया, ये पा बड़ा कर दिया, तो 2 मात्राएं इसकी हो गई और 2 मात्राएं इसकी गिनी जाएंगी। यानी इनको जब हम लघु गुरु के हिसाब से गिनेंगे तो लघु को ऐसा गिनते हैं और गुरु को ऐसा लगा के गिनते हैं। ये लघु माने एक मात्रा और ये एस के रूप में लिखते हैं, तो इसको 2 मात्राओं के रूप में गिनते हैं। तो हमने जो है डायरेक्ट 2 लिख दिए, एक मात्रा एक अक्षर, एक मात्रा एक अक्षर। इसी प्रकार इसमें एक मात्रा लगी, चूँकि 2 मात्राओं का समय, अभी इसमें प माने एक मात्रा का अंतरा उच्चारण की दृष्टि से एक मात्रा का आ रहा है, प एक मात्रा का, पा 2 मात्राओं का, पा 2 मात्राओं, यानी समय लग रहा है। अब प्लुत स्वर का मतलब है कि इन लघु स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय का लगना, ये कहलाता है आपका प्लुत स्वर। कैसे, जैसे माना कि इसमें लिखा है कि ये लिखा माना कि जो है प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर कैसे देखेंगे आप, ये हमने लिख दिया पा। अब देखो एक सा दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इसमें अंतर दिखाना है हमें कि अंतर कैसे होगा, अंतर हम कैसे समझेंगे कि ये जो है इसमें अंतर है। ये एक सा दिखाई दे रहा, पापा ये लिखा, पापा ये लिखा, इसमें तो भाई अंतर है कि पप लिखा है इसमें, लेकिन पापा लिखा है इसमें भी पापा लिखा, अंतर क्या है भाई, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा, बच्चे कहेंगे। तो देखें आप इसमें अंतर समझें। माना कि पापा जी आपके 2 मीटर की दूरी पे हैं, कितने मीटर की,
2 मीटर की, 2 मीटर की दूरी पे बैठे, आप यहाँ बैठे और आपके कमरे में ही आपके पापा बैठे 2 मीटर की दूरी पे। आपने कहा पापा, उन्होंने कहा हाँ बेटा क्या बात है, तो तुरंत सुन लेंगे। लेकिन यदि 2 मीटर की जगह वह 200 मीटर की दूरी पर बैठे हों, कितने मीटर की, 200 मीटर की, और आपको पापा को बुलाना है डायरेक्ट आवाज़ से, जैसे यहाँ कह रही थी आप पापा या कह रहे थे पापा, तो उन्होंने कहा हाँ बेटा क्या बात है। अब 200 मीटर की दूरी पे बैठे, वो बहुत दूर खड़े पे या बैठे हैं पापा, तो कैसे बुलाएंगे आप, पापा पापा, यानी पापा, यानी इस पा की इस मात्रा को तो जल्दी कह दिया आपने, पापा, यानी इस मात्रा की मात्रा को ज़्यादा खींचा, देर तक खींचा, जैसे पापा, तब आवाज़ पहुँचेगी। इसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा समय लगा, तो लघु स्वर की अपेक्षा प्लुत स्वर में 3 गुना का समय लगता है। जैसे अपन को मम्मी को बुलाना है, कोई बच्चा है वो मम्मी को बुला रहा है, तो मम्मी यहाँ बैठी तो कहेंगे मम्मी, और अगर दूर है मम्मी तो क्या क्या बोलेंगे, मम्मी, तो मी, यानी इस मात्रा को खींचा नहीं कि, या भैया को भैया, यानी कहने का मतलब ये है कि प्लुत स्वर में लघु स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। ओके, या मान के चलो हमने ये जब भजते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं तो क्या कहते हैं, ओम, यानी कहने का मतलब आवाज़ को खींचना, 3 गुना समय लगता है। जैसे ऐसा लिखते हैं और ऐसा भी लिख देते हैं, ओम लिखते हैं, तो ये जो 3 हैं, ये 3 लिखे हिंदी के 3, यानी ये संकेत करते हैं कि 3 मात्राओं का समय लगता है। क्लियर है। अब बात आती है आपकी व्यंजन वर्ण पर, कि व्यंजन में व्यंजन वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में। अभी आपने समझे हैं कि स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, और यदि उसमें अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ दिया जाए तो कितनी होती है, 13 हो जाती है। अयोग बाह्य के अंतर्गत अंग और आहा को रखा गया है। और आपने ये भी पढ़े कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, लघु स्वर कितने होते हैं, ये आपने पढ़ लिया है। अब आपको जो है हम व्यंजन वर्णों की ओर ले चलते हैं। व्यंजन वर्ण देखेंगे आप, व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या 36 होती है। कितनी होती है, 36। अब माना कि जैसे हमको 52 यानी 52 वर्ण गिनाना है, तो अब आप 11 तो अपने स्वर हो गए, इसमें 2 अनुस्वार और विसर्ग हो गए, तो 13 हो गए। इसके बाद अपने जो है ये कितने हो गए, 13 हो गए, और इसमें 36 वर्ण ये का से लेके ज्ञा तक हो गए, और इसके बाद 3 वर्ण इसमें और जुड़ जाते हैं। तो हम बताएंगे फिलहाल कौन कौन से जुड़ते हैं। 2 1 3 और 3 6 और 6 12 की 2 हाथ से लगाई, 1 3 और 1 4 और 1 5, 52 वर्ण हो गए। अभी हम फिर से गिनाएंगे कि कैसे वर्ण होते हैं ये 52। आपको सभी को पता है, क्योंकि आप सभी टीचर हैं या टीचर बनने वाले हैं, टीचर की डिग्री धारण किए हुए हैं। कोई बीएड की है, कोई बीटीसी की है, कोई डीएलएड, कोई बीएलएड, यानी कहने का मतलब है डिग्री धारक हैं, तो आप सभी योग्य हैं। अब बात आती है कि कर भला सो हो भला, ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हम जानते हैं उस नॉलेज को आप ले लें, आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखें आप व्यंजन वर्ण, तो का से माँ तक ये कौन से वर्ण हो गए, स्पर्श, कौन से वर्ण, स्पर्श व्यंजन। और इसके बाद आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये तो आपके स्पर्श हो गए। तो अंतस्थ में देखें आप, अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ या अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन में अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन, तो देखें या, रा, ला और वा, याति, रारसी, लालडुआ, वकील। तो कहने का मतलब है ये 4 वर्ण अंतस्थ में आ गए। इसके बाद आपके ऊष्मक में, ऊष्मक वर्ण, ऊष्मक वर्ण कौन कौन से होते हैं, शा,
शा शा, यानी शेटी को सा, इसमें सीटी गलती है, शा यानी सीटी टाइप की गलती है, शा। तो कहने का मतलब है शा, तो ये सीटी वाला सा हो गया, पा का सा, पा बना दिया, पा में ऐसा पेट चीर दिया इसका, तो इस समझ लोगे पा का क्या बन गया, सा। रा का सा कैसा बनाते हैं, ये रा बना दिया, ये लाठी लगा करके इसका पेट चीर दिया मान के चलो, तो ये रा का क्या बन गया, सा, इसलिए इसको रा का सा बोलते हैं। वैसे सा सलजम, सा षटकोण और सा सपेरा, ये बोलते ना, तो सा 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 और हा हल, यानी कहने का मतलब ये ऊष्मक हो गए। इसके बाद 4 आपके आते हैं संयुक्त वर्ण। कौन से वर्ण, संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त में देखें आप, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, छत्र यानी छत्री का छा, त्रा त्रिशूल और ज्ञा ज्ञानी और क्या सिरा, ये 4 वर्ण आ गए हैं। अब बात आती है स्पर्श व्यंजन की, इसको भी बताएंगे अभी कि किस में से क्या बनता है क्या नहीं बनता है, आप देखेंगे। आप अभी बहुत वर्णमाला में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। पहले पार्ट में देखो कहाँ तक पहुँचती है वर्णमाला, जैसे स्पर्श व्यंजन में देखेंगे आप कि का, अब ये जो है आपके अंतस्थ, ऊष्मक और संयुक्त। स्पर्श में हमें देखना है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है और यह किसके अंतर्गत आते हैं, का से माँ तक कितने वर्ण होते हैं स्पर्श। तो देखें आप, इनको 5 वर्गों में मतलब बांटा गया है। जैसे सूत्र है कचट तप, कचट तप सूत्र क्या है, सूत्र है इसका कचट तप, यानी सूत्र क्या, कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर मैंने ले लिया, कचट तप। तो का से क्या हो गया, का वर्ग, का से क्या हुआ, का वर्ग। चा से चा वर्ग और टा से टा वर्ग, टा से टा वर्ग और ता से ता वर्ग और पा से पा वर्ग। अब देखो आप, हिंदी वर्णमाला आपने पढ़ी होगी और पढ़ी है, तब तो यहाँ तक पहुँचे, डिग्री यहाँ किए हुए हैं तो पढ़ी तो है ही। अब बात आती है कि इसमें विशेष क्या है, तो विशेष देखें आप, का वर्ग में का, खा, गा, घा और उंगा, चा, छा, जा, झा, इया। तो पहले आप ऐसा करते हैं कि पहले आप एक एक वर्ग को देखते जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो का वर्ग में का खा गा गूंगा, तो इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, कंठ की, किसके अंतर्गत, कंठ की, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, कंठ मीन्स गला। अब इनका का, खा, गा, घा, यानी ना तो इसमें ओठों का काम होगा, ना ही जीभ के अग्रभाग का काम होगा, ना ही जीभ के वो मध्य भाग का काम होगा। इसमें जो है इसमें क्या होगा कि इसमें पश्च भाग का काम होगा। जैसे मान के चलो ये तालु है, ये जीभ है, तो जब हमें का निकालना है तो ये जीभ का आगे वाला जो भाग है, पार्ट है ये, और जो मध्य वाला पार्ट है ये काम नहीं करेंगे। ये जो है पश्च वाला भाग हल्का सा काम करेगा, गले की प्रक्रिया रहेगी इसमें, कंठ की। यानी जब हम कहेंगे तो ना ये कुछ नहीं कहेगा, यहाँ से निकलेगा का, खा, गा, घा, यानी अंदर से गला से का, खा, गा, घा, तो ये कंठ है। इसके बाद आता है आपका चा वर्ग। चा वर्ग में देखेंगे आप, चा वर्ग में कहाँ क्या है इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान है तालु। क्या है, तालु, तालु। अब कैसा तालु, कई बच्चे समझते हैं जो नहीं जानते हैं, वो तालु, तालु मतलब ता का मतलब तालु से क्या क्या मतलब इसका है, चा से चालू हो चाहिए, तो चालू नहीं, जो तालु है वो विद्वानों ने बनाया, वही लिखना पड़ेगा। अब बात आती है कि तालु कैसा तालु, तो आप देखें, माना कि एक उदाहरण अपन मान के चलो, ये जो है एक लेखपाल छोटे से
कागज़ पे या नक्शा के रूप में लिए रहते हैं और वो इतनी सी स्केल लिए रहते हैं, उससे पूरा क्षेत्र का क्षेत्र हज़ारों एकड़ ज़मीन नाप देते हैं। हमने मान के चलो यहाँ से यहाँ तक यानी एक पेज में पूरा भारत का नक्शा बना दिया, पूरा भारत नाप लिया, या इतने ही सी जगह में हमने पूरा वर्ल्ड का नक्शा बना दिया तो पूरा वर्ल्ड माप लिया। कहने का मतलब है कि आपको मापन के आधार पर इसको मानक के तौर पर मान के चलना है। जैसे माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर, लेकिन हम माना 1 किलोमीटर, तो तुम्हें मानने आए क्योंकि पैमाना है। इसी प्रकार पैमाना है इसमें, कैसा पैमाना कि माना कि हमने कि ये जो है आपकी जीभ हुई, जीभ है, जीभा, और ये आपका तालु हुआ। यानी तालु माने अपनी शुद्ध बुंदेलीखंड में कहते हैं तरुआ। क्या कहते हैं? तरुआ। उसी को कहते हैं सही रूप से तालु। तो माना कि ये ऊपर वाला जो हाथ है ये हो गया तालु, और ये नीचे की जीभ हो गई हमारी, जिसको जीभा है। अब जीभ का ये अग्रभाग, ये मध्य भाग और ये पश्च भाग। तो जब अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, तो इसमें हम ना तो अग्रभाग का काम होगा ना पश्च भाग का काम होगा, काम सिर्फ मध्य भाग का होगा। जैसे अब देखें आप, वही तरुआ से छुबे अपना मध्य भाग जीभ को, तरुआ से तालु से कैसे छुबे, तो देखो आप, जैसे हमने कहा, क्या कहा, इसको बोलो आप साथ में बोलो, चा। तो हमने कहा जैसे आप देखेंगे आप कहना चा, तो मध्य का भाग छुबेगा चा, फिर कहेंगे छा, फिर जा, फिर झा। यानी कहने का मतलब है अपना जो मध्य भाग काम कर रहा है जीभ का, तो ये समझ लें आप किससे काम टच हो रहा है? तालु से, ऊपर के तरुआ से, जीभ के ऊपर तरुआ से टच हो रहा है, तो इसको किसके अंतर्गत? तालु के अंतर्गत रखा गया है। फिर इसके बाद देखेंगे कि हम टावर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या है? टावर्ग का उच्चारण स्थान है, टावर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या है? मूर्धा। तो जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इनमें सब में कॉमा है, और अब इनको किसके अंतर्गत रखा गया है? मूर्धा के अंतर्गत। तो मूर्धा, अब मूर्धा क्या है? तो देखो आप, मूर्धा का मतलब ये है कि बात वही है, जैसे जीभ ये हुई राइट हैंड, लेफ्ट हैंड माना कि तालु। तो अब हमें अभी जब हमने इस चावल को पढ़ा तो तालु से टच हुआ जीभ का, जीभा का मध्य भाग। अब ना पश्च भाग टच होगा ना मध्य भाग टच होगा, सिर्फ अग्रभाग टच होगा। वो कैसे? जैसे हमें कहना है कि क्या कहना है? टा टमाटर को कहना है, क्या कहना? टा टमाटर। जैसे हमें कहना टा, तो ये अपना जीभ का अग्रभाग पहले पीछे जाएगा थोड़ा सा, फिर पीछे जाने के बाद तालु में स्पर्श करेगा, तालु में स्पर्श करने के बाद उसमें छुप के फटाक देने नीचे गिरेगा। जैसे हमें देखना है, इस मानक को देखना, सिर्फ इसी के आधार पे आपकी जीभ काम करेगी। जैसे नीचे जीभ है, ये तालु है, तो हमें कहना है टा, तो हम कह रहे हैं टा, देखना, ध्यान से देखना, सुनना, हमें कहना टा, तो देखो जीभ मुड़ी, अग्रभाग मुड़ा, और फिर उससे टच होकर नीचे गिरा कि नहीं? टा, फिर क्या? ठा, फिर डा, फिर ढा, अड़ा। यानी कहने का मतलब ये काम कर रहा है अग्रभाग, टा ठा डा ढा अड़ा। तो ये मूर्धा, इसको किसके अंतर्गत रखा गया? मूर्धा के अंतर्गत। इसके बाद बात आती है आपकी ता, था, दा, धा और ना। अब देखो आप, ये जो है इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। क्या है? दंत है ना। अब कैसा दंत? यानी दंत का मतलब है दांतों से, यानी कहने का मतलब है इनको हम दंत के अंतर्गत रखते हैं या मानते हैं। तो दंत। अब देखो आप, यानी कहने का मतलब कि जो अपनी जीभा है ये अपने दांतों से स्पर्श करती है। ये 100% सत्य है, क्योंकि दांतों को अंदर की साइड से स्पर्श करेगी। ठीक। अब देखो हमें कहना है ता, तो ये ऊपर वाले दांतों को स्पर्श कर रही है,
जीभ अपने दांतों को स्पर्श कर रही नहीं कर रही, आप प्रैक्टिकल करें, बच्चे लोग प्रैक्टिकल करें, जो भी वीडियो देख रहा है उसको प्रैक्टिकल करते जाएं। क्योंकि हमने कहा दंत के अंतर्गत रखा गया, तो हम आप कैसे मानेंगे कि दंत के अंतर्गत सही है कि नहीं है? तो प्रैक्टिकल करें, हमारे साथ प्रैक्टिकल करें। जैसे हमने कहा ता, तो जो अपनी जीवा है ये दांतों को स्पर्श करेगी, जैसे दांतों को धक्का दे रही हो। जैसे हमने कहा ता ता, यानी अपनी जीवा दांत को स्पर्श की, ऊपर वाले दांतों को, ता। इसके बाद क्या क्या कहा था, तो देखो ऊपर वाले दांतों को स्पर्श किया, था। द ध, यानी अपनी जीवा अंदर की साइड से ऊपर वाले दांतों को धकेल रही है, तब शब्द निकल रहा है। तो इसलिए इसको दंत में रखा गया, जैसे ता था द ध। हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना? तो कहने का मतलब ये किसके अंतर्गत हैं? दंत के अंतर्गत। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। यानी बिना दांतों के आप ता था दाधा नहीं निकाल सकते हैं सही। यदि आप टावर की कहें तो अगर आपका जीभ का अग्रभाग यदि सही नहीं है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप मूर्धा वाले शब्द यानी टाठा डाढ़ा नहीं निकाल सकते, उच्चारण नहीं कर सकते हैं। वो नियम ही है। यदि आपका जीभ में कोई प्रॉब्लम है तो आप ये वाले अक्षर नहीं सही निकाल सकते हैं, और यदि कंठ में प्रॉब्लम है तो ये वाले नहीं निकाल सकते हैं। अब बात आती है ओंठों के आधार पर। देखो आप कैसे ओंठों के आधार पर, जैसे इसके पा वर्ग है, पा वर्ग को ओंठों के आधार पर बोला जाता है, जैसे पा फा बा भा और माँ, पा फा बा भा माँ। अब देखो इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। अब ओष्ठ है, यानी कहने का मतलब ओष्ठ मतलब ओंठ, अपने जो ओंठ है। अब बात आती है कि यदि आपके दोनों ओंठों को पकड़ लिया जाए और फिर कहा जाए आपसे कि आप पापा बोलो या मम्मी बोलो या बाबा बोलो या बब्बा बोलो, नहीं बोल पाएंगे। जबकि ओंठों को पकड़ के कक्का नन्ना दद्दा सब कुछ बोल लेंगे, दीदी हैं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन जो है आप पापा बाबा नहीं बोल पाएंगे बिना ओंठों के। इन्हें में ओंठ की सहायता होती है, इन ओंठों से हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे हमें कहना है पा, तो हमारे ओंठ दोनों स्पर्श कर रहे पा, यानी कहने का मतलब है पहले स्पर्श करेंगे ओंठ और इसके बाद खुलेंगे, पा खुल गए, फा बा भा मा, यानी अपने जो ओंठ हैं जो पा, तो अगर हमें जैसे बोलना है, जैसे हम बब्बा बोलना है बब्बा, तो बाद जैसे हमने लिखा बा और आधा बा और फिर पूरा बा। अब यदि कोई ये तो आधा वर्ण हो जाता है, जैसे कोई आधा वर्ण नहीं होता तो फिर पूरा लिख के और हलंत लगा दो तो आधा माना जाता है। इस बात को तो आप जानते ही हैं। तो हमें बब्बा बोलने और हमें इस पर रुकने, बब्बा पूरा बब्बा नहीं बोलना है, इसको नहीं बोलना अभी। तो हमें इतने बोलने का बब, क्या बोलेंगे? बब, यानी ओंठ चिपक गए, स्पर्श करेंगे, बा तो खुल गए बब बा। अगर हमें बोलना है पप्पा तो पप पा, यानी ओंठ स्पर्श करेंगे। तो इस पर जब ये पा होता है, यदि इसमें पा में हलंत लगा दें तो ये पूर्ण रूप से उच्चारण रहित होगा, यानी उच्चारण नहीं हो पाएगा स्वर के रूप में पूर्ण रूप से। यानी जो अब ये स्वर युक्त हो गया, यदि इसमें हलंत लगा लो तो ये स्वर हट गया, अर्थात स्वरहीन हो गया। कहने का मतलब ये है कि पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, यानी ओंठ स्पर्श करने के बाद खुलते हैं, तब इनमें पापा बाबा मा निकलता है, अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। इसके बाद आता है, हमने बताया था आपको कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपके कितने वर्ण होते हैं? अंतस्थ 4। कौन कौन से? या रा ला वा, या यति ला रस्सी ला लड्डू वा वकील। तो देखो अंतस्थ में 4, यानी अंतः में स्थ होते हैं जी, अंतस्थ अंतःस्थ, ठीक। तो कौन कौन से? या यति रा रस्सी ला लड्डू वा वकील। हाँ एक और है, स्पर्श व्यंजन हमने कितने बताया? 25 हो। लेकिन यदि ऑप्शन में आ जाए
22, 23, 26, 27, 25 आई ना, माना कि ऑप्शन में आ जाए 22, 23, 26, 27, तो आप किस में टिक करेंगे? तब आपको 27 पर टिक कर देना है। क्यों 27 क्यों सही है फिर? क्योंकि इसमें दो वर्ण जुड़ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। अब देखो इसका सुनो आप, फिर इसके बाद अंतस्थ में जाएं। इसमें सुनेंगे आप कि जी कैसे द्विगुण, इनमें दो गुण छिपे। कितने गुण छिपे? दो गुण छिपे। इनको द्विगुण बोला गया है या उत्क्षिप्त। इनका नाम क्या है? द्विगुण या उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त लिखना है ना, जैसे उत्क्षिप्त, हाँ उत्क्षिप्त। और एक और इसका नाम है तल बिंदु। क्या नाम है? तल बिंदु। तल बिंदु इसका नाम है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि इनके इतने नाम हैं। किसके? इन दो अक्षरों के। अब बात आती है कि माना कि ये लिखा डाडमरू, ये भी लिखा डाडमरू, ये भी लिखा डाडमरू, और ये भी लिखा डाडमरू। ठीक, तो अभी तो ये डा 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 डाडा हैं, सभी डाडा हैं, लेकिन इनका ये तो आपका डा है, क्योंकि हलंत नहीं है, तो ये आपका पूरा डा है, डा डमरू। ठीक, यदि इसमें बगल साइड में बिंदी आ जाती है, बगल साइड में यदि बिंदी आ जाती है, तो ये क्या है? इसको कुछ लड़के या लड़कियां कुछ तो पढ़ते हैं इसको हिंगा, कुछ पढ़ते हैं एड़ा, और कुछ डाई कह दे, और कुछ ऊँगा कह दे, तो इसका कुछ कहते हैं अंगा। तो इसका सही है अंगा के रूप में, लेकिन इसका जो है सही उच्चारण है वो है क्या? ऊँगा। क्या है? ऊँगा। और इसका अब बगल में बिंदी या जीरो ना रख करके इसके नीचे जीरो रख दिया जाए, माना कि इसके नीचे जीरो रख दिया जाए, तो इसको क्या क्या कहेंगे? इसका उच्चारण एड़ा के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? एड़ा के रूप में होगा। एड़ा के रूप में उच्चारण होगा। और इसके बाद इस डा का यदि हलंत लगा देंगे तो ये आधा डा बन जाएगा। ठीक, जैसे अब हमको लिखना है गड्डी। क्या लिखना है? गड्डी। तो गड आधा डा, गड्डी, पहले क्या लिखना पड़ेगा? गड्डी, क्योंकि डा आधा होता नहीं है। और जब डा पे हलंत लगा देंगे तो ये आधा हो जाएगा। जब आधा हो जाएगा तो अब हम बोल देंगे, सही उच्चारण हो जाएगा, जैसे गड्डी। क्या हो जाएगा? गड्डी हो जाएगा। अब यदि गड्ढा, गड्ढा लिखना है, मान के चलो गड्ढा, तो गड, तो तब भी डा आधा करेंगे, या गड्ढे या गड्डी। समझ गए ना आप? अब बात आती है इसकी, तो ये आधा हो गया। अब इन दो में बात फंस जाती है कि तो इसको क्या कहेंगे हम? ऊँगा, और इसको एड़ा के रूप में उच्चारित करेंगे। जैसे हाँ एक और है, ये जो वर्ग हैं काका का ऊँगा, तो इसको हम कहेंगे ऊँगा, इसको ईया, जिसमें एक ही चूल्हा बना रहता है, इसको ईया, और इसको अड़ा। तो बोलते ही हैं सभी, ऊँगा ईया अड़ा। काका का ऊँगा, चाचा जाजा ईया, और टाटा डाडा अड़ा, यानी इन तीन को ऊँगा ईया अड़ा। क्लियर? अब बात आती है अपनी कि द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण कैसे, और इसके बाद ये जो है इसका एड़ा के रूप में उच्चारण कैसे होगा। जैसे हमें लिखना है, मान के चलो घड़ी। क्या लिखना है? घड़ी लिखना। तो हमें घड़ी लिखना है, तो हम पहले लिखेंगे घड़ी। क्या लिखेंगे? डाडमरू, बड़ी की मात्रा, घड़ी लिखा। क्या लिखा? घड़ी। और जब हम नीचे बिंदी रख देंगे तो क्या हो जाएगा? घड़ी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जैसे अब बात आती है इसकी, तो इसमें जैसे हमें लिखना है पढ़ना, तो पहले लिखेंगे हम पढ़ ना। क्या हुआ? पढ़ ना। अब हो जाएगा पढ़ना। हो जाएगा, नहीं? कुछ लोग ऐसे लग देते हैं पढ़ना, तो ये अशुद्ध है। अब बात आती है कि जैसे मान के चलो आप लिखना है जैसे रतनगढ़, रतनगढ़, तो पहले लिखना पड़ेगा र त न ग, रतनगढ़।
रतनगढ़, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, रतनगढ़। रतनगढ़ नहीं, रतनगढ़ कब होगा, एड़ा कब के रूप होगा, जब नीचे बिंदी आ जाएगी। तो इनमें दो गुण हैं, इसीलिए इसको द्विगुण कहा गया है। क्लियर है। तल बिंदु इसलिए क्योंकि इसमें नीचे बिंदी है। इसी प्रकार इसका दूसरा नाम विद्वानों ने उत्क्षिप्त रखा, कि उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण है। तो ये भी वर्ण किस में जुड़ जाते हैं, आपके व्यंजन वर्णों, स्पर्श वर्णों में जुड़ जाते हैं। यदि ऑप्शन में आता है कि आपके 23, 24, 26, 27, 25 आए ना, तो 27 सही है। क्लियर। और यदि 25, 27 दोनों आ गए तो 25 सही है, क्योंकि इनका तो अलग नाम है कि द्विगुण है। क्लियर है ना। अब बात आती है अंतस्थ। तो अंतस्थ आपके हो गए 4, या, यति, रारसी, लालड्डू, वावगिल। तो अंतस्थ में या और वा को क्या कहते हैं, इसको भी देखें आप। या और वा किससे बनते हैं, तो देखें या किससे बनते हैं, या। तो देखो ई प्लस आ बराबर क्या बना, या। आपने यण संधि में पढ़ा होगा ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ई या ऊ के बाद तो ई का या, ऊ का वा, री का रा हो जाता है। ऐसा पढ़ा कुछ। तो देखें आप, जैसे ई प्लस आ बराबर क्या बना, या। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बनता, जब हम एण संधि पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ई का बनता है सिर्फ या, आ का नहीं बनता या। यानी कहने का मतलब, इसमें आपने उसमें पढ़ा होगा कि या पे हलंत रहता, तो ई का तो बना या, और जब जी आप प्लस होगा इसमें तब पूरा बनेगा, हलंत हट जाएगा तो पूरा क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ऐसा बनता या। तो ई का या बना, तो जब ई का या बना ऊ का वा बनता, ऊ का क्या बनता, वा, ऊ का वा। तो ऊ क्या, ऊ छोटा ऊ प्लस आ, ऊ प्लस आ बराबर वा बनेगा, और वो भी हलंत के साथ। तो जब ऊ का वा बना, अभी हलंत है इसमें, और जब आ इसमें प्लस होगा तो वा पूरा बन जाएगा, बड़ा नहीं पूरा बन जाएगा। अभी हलंत तो आधा है। क्लियर है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप ये देखें कि ये इसमें किसके योग से बने, किसके योग से बने। देखो आप, ये ई है तो ये भी स्वर है, ये आ है तो ये भी स्वर है। तो स्वर प्लस स्वर, यानी दोनों स्वर वर्ण हैं, और दोनों स्वर वर्णों का योग है, और इस योग से व्यंजन वर्ण बन रहा है। ध्यान देना आप। तो स्वर वर्णों के योग से व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति हो रही है, या। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, अर्ध स्वर, यानी आधे तो ये स्वर है या, और आधा व्यंजन है, जबकि गिना किस में जाता है, व्यंजन वर्णों में। इसी प्रकार उसको अनुस्वार और विसर्ग को, कि वो अयोगवाय है, न स्वर है न व्यंजन है, लेकिन गिना किस में जाता है, स्वर वर्णों में। इसलिए 11 + 2 = 13 संख्या हो जाती है। क्लियर है। अब बात आती है ऊष्मक की। तो ऊष्मक में मैंने बताया कि 4 ही वर्ण होते हैं, सा 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 और हा। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन में देखें आप, संयुक्त व्यंजन में भी 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन में देखें कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं और कैसे बनते हैं, ये आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। और इससे क्या है कि छोटे बच्चे भी इससे बड़ी आसानी से, बड़ी आराम से जो है सीख सकते हैं। कि कई बच्चे तो ये भी जानते हैं और समझ ही जाएंगे कि हाँ हमारे जो है फलाने सर पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से जो है इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। क्योंकि वर्णमाला में बच्चे तो सिर्फ, छोटे बच्चे तो ये जानते हैं कि स्वर और व्यंजन, स्वर माने छोटा आ से आ तक, और व्यंजन माने का से ज्ञा तक। इसके बाद वो नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत ऐसे हैं, कई बच्चे हैं हमारे मोहल्ले के भी, गांव के भी, कि जो है बहुत कुछ वर्णमाला में आपको बता देंगे। क्योंकि उनको हम जब पढ़ाते हैं तो बहुत गहराई से पढ़ाते हैं। अब बात आती है अपनी जो है अंतस्थ व्यंजन हो ही गए थे, और इसके बाद ऊष्मक व्यंजन हो गए। ऊष्मक आपने सा 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 हा ये बता दिए थे, लिखें थे फिलहाल। सा सेंटू के सा, पा को सा, रा को सा और हल का हा, ये ऊष्मक। इसके बाद आते हैं आपके संयुक्त वर्ण में। संयुक्त वर्ण में कौन कौन से हैं, छत्री का छा,
त्रा त्रिशूल और ज्ञानी और सिरा। अब देखें आप, छत्री का छा किससे बनता है? तो छत्री का छा बनता है आपका का प्लस सा से। किससे बनता है? का प्लस सा से। तो का प्लस पा का सा। अब देखो, अभी छत्री का छा नहीं बना, चूंकि का पूरा है सा पूरा है, छत्री का छा कैसे बनेगा? ये तो पूर्ण स्वतंत्र है। अब जब जो है इसमें का पहलंत आ जाएगा और इसमें सा मिल जाएगा ये षटकोण वाला, तो बराबर क्या बन जाएगा? छत्री का छा बन जाएगा। लेकिन फिर भी अभी ये सही नहीं है, किताबों में ऐसा लिखा रहता, लेकिन हमारे हिसाब से ये अभी सही तो है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। होना कैसा चाहिए? का प्लस पा का सा, इसमें भी हलंत और प्लस छोटा आ। ऐसा भी यदि मान के चलो वैसा था तो वैसा भी सही है, और यदि वैसा ना आए ऑप्शन में ऐसा आ जाए तो बराबर भी क्या बनता है? छा ही बनता है। क्योंकि जब किताब में लिखा कि का इसमें हलंत है प्लस पा को सा और पूरा है जो है हलंत रंजा, तो तब भी छा बनेगा, और यदि ऐसा आ गया तब भी क्या बनेगा? छा ही बनेगा। क्लियर है? तो का प्लस पा का सा हलंत प्लस छोटा आ बराबर छा। अब बात आती है त्रा त्रिशूल की। तो त्रा त्रिशूल कैसे बनेगा? त्रा त्रिशूल तो ता क्या? ता हलंत प्लस रा हलंत प्लस छोटा आ बराबर क्या बनेगा? त्रा। ज्ञा कैसा बनेगा? जा क्या बनेगा? जा जहाज का, और हलंत प्लस इया हलंत प्लस छोटा आ बराबर क्या बनेगा? ज्ञा। वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो जिया होना चाहिए, जा प्लस इया बराबर जिया, लेकिन उसको ज्ञा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज्ञा। अब बात आती है अपनी सिरा की। तो ये सिरा वाला जो बनेगा तो सा षटकोण वो सीटी वाला या सलजम वाला, तो सा प्लस रा प्लस छोटा आ बराबर सिरा। समझ में आ गया आपकी? तो ये सिरा बन गया आपका। तो अब आप देखें 52 वर्ण जो बताए थे, तो 52 वर्ण कैसे हो रहे हैं? तो देखो आप, यानी आपके 11 तो स्वर हैं और अनुस्वार और विसर्ग 2 ये हैं, तो 13 हो गए। तो 13 यानी 2 इसको लिख लो, ये तो आपके स्वर वर्ण हो गए 13 कुल मिला के। इसके बाद हमने बताए 25 स्पर्श वो 2 द्विगुण व्यंजन, ठीक। इसके बाद 4 अंतस्थ, कितने? 4 अंतस्थ, तो 4 अंतस्थ जोड़ दो इसमें, और इसके बाद 4 ऊष्मक जोड़ दो इसमें, इसके बाद 4 संयुक्त वर्ण जोड़ दो इसमें, ठीक। अब इसमें क्या रह गए हैं? देखो आप, द्विगुण जुड़ ही गए और वो ये अनुसार विसर्ग जुड़ ही गए, तो कितने हो गए? देखें आप, जैसे 2 1 3, 2 1 3 और 2 5 और 5 10, 10 4 14, 4 18, 18 4 22, 22 की 2 हाथ से लगाई 2 2 और 1 3 और 2 5, हो गए 52 वर्ण। 52 वर्ण हो गए आपके, यानी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ये आपके प्रथम पार्ट में बता दिए हैं। पार्ट 2 में आपको और गहराई से बताया जाएगा, जिसमें घोष अघोष या सघोष अघोष, अल्प प्राण महाप्राण और कई प्रकार ऐसे बताएंगे, जो स्वर यंत्रमुखी किसको कहते हैं, काकली व्यंजन किसको कहते हैं, और जो है कई प्रकार के वर्णों के जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक। पार्श्विक वर्ण कौन है, प्रकंपित वर्ण कौन है, लुंठित वर्ण कौन है, इसको जो है अगले पार्ट में हम बता देंगे। तो अब जो है आपको यही कहना है कि अब अगली क्लास आपकी अगले टाइम पे लगेगी और विधिवत रूप से आपको पढ़ाया जाएगा, और आप अपनी जो है तैयारी करें, चाहे टेट की यूपी टेट की तैयारी करें, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, या अर्थात कहने का मतलब जिसमें हिंदी आती है, तो आपकी हिंदी की तैयारी पूर्ण रूप से हो जाएगी, और वो भी अपनी बुंदेली भाषा में, ठीक। हिंदी की तैयारी और भी अन्य सब्जेक्टों की तैयारी कराते हैं और कराएंगे भी, और मनोरंजन के तौर पे भी कराते हैं। जैसे मनोरंजन का कहने का मतलब है
कि जैसे मान के चलो दोहा है, चौपाई है, छंद है, सवैया है, सोठा है, इनको हम इन्हीं की धुन में आपको ध्वनि में पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे, इसका आनंद लेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे, जब भी अच्छी लगे तब लाइक कर देना, शेयर कर देना। और यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास ऐसी ही वीडियो आएँ या देखें फलाने सर का जो है मतलब किस तरह से जो वो समझाते हैं, और यदि आपकी समझ में आता है, आप चाहें तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, नमस्कार।